हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं दीपक यादव। आज मैं क्लास 10th के लिए हिस्ट्री से कुछ प्रश्न को लेकर आया हूं दोस्तों, जो जेक बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसके अलावा अन्य बोर्ड के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, आज लेके आए हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, एक वीडियो इसका पहले अपलोड हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। और इससे पहले जो है सोशल साइंस का 7 वीडियो अपलोड हो चुका है, सब वीडियो अवश्य देख लें एग्जाम में जाने से पहले। तो यहाँ है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये दूसरा पार्ट है। तो देखिए यहाँ क्या है, बिस्मार्क। तो बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क था पर्सा का चांसलर। बिस्मार्क कौन था? पर्सा का चांसलर था, जिसने जर्मनी के एकीकरण के लिए खून और खड़क की नीति अपनाया था। बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क पर्सा का चांसलर था और जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने खून और खड़क की नीति अपनाया था। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सी नीति अपनाया था? खून और खड़क की नीति अपनाया था। और जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़ा। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितना युद्ध लड़ा? 3 युद्ध लड़ा। तो बिस्मार्क पर्सा का चांसलर था और जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़े और बिस्मार्क ने जर्मनी को एकीकरण करने के लिए खून और खड़क की नीति अपनाई। और भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ही भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। और सरदार वल्लभ भाई के जन्मदिन पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर ही 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था जनवरी, कब हुआ था? जनवरी 1871 में। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जनवरी 1871 में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण हुआ था जनवरी 1871 में, जिसमें जो पर्सा का चांसलर है उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, जो बिस्मार्क है। और बिस्मार्क जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो बिस्मार्क पर्सा का चांसलर बना, यानी कि जर्मनी का चांसलर बना। जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो बिस्मार्क क्या बना? जर्मनी का चांसलर बना। और एकीकरण होने के बाद, जर्मनी के एकीकरण होने के बाद जो पर्सा का सम्राट था वो जर्मनी का राजा बना, यानी कि विलियम प्रथम। तो जर्मनी का जब एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ तो जर्मनी का जो है सम्राट कौन बना? विलियम प्रथम बना। जब जर्मनी का सम्राट बना विलियम प्रथम, जो पर्सा का राजा था। नेक्स्ट है जर्मन राइन संघ। तो जर्मन राइन संघ की स्थापना किया था नेपोलियन ने। जर्मन राइन संघ की स्थापना किसने किया था? नेपोलियन ने किया था। और जर्मेनिया क्या था? नेक्स्ट प्रश्न, जर्मेनिया। तो जर्मनी के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। जर्मेनिया क्या था? जर्मनी के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। और मारियान क्या था? तो फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। मारियान फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक था और जर्मेनिया जर्मनी के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। नेक्स्ट है यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र 1832 ईस्वी में घोषित किया गया। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1832 ईस्वी में। कौन से संधि के तहत? कुस्तुनतुनिया संधि के तहत। कौन से संधि के तहत? कुस्तुनतुनिया संधि के तहत यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में। और जो है यूनान जो है ऑटोमन साम्राज्य का के अधीन था। स्वतंत्रता से पहले यूनान जो है किसके साम्राज्य में था? ऑटोमन साम्राज्य के अधीन में था। किसके अधीन में था यूनान? ऑटोमन साम्राज्य के अधीन में, स्वतंत्रता से पहले। और यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। यूनान को क्या कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना। यूनान को कहा जाता है यूरोपीय सभ्यता का पालना। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है यूरोपीय सभ्यता का पालना, यूनान को कहा जाता है। अब जिस समय यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय एक कवि शहीद हो गए थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन। तो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय शहीद होने वाले कवि कौन थे? लॉर्ड बायरन। नेक्स्ट है शुल्क संघ जेल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर किया गया था? तो पर्सा की पहल पर। शुल्क संघ जेल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर किया गया था? पर्सा की पहल पर किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को क्या कहा जाता था? बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को स्लाव कहा जाता था।
बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को क्या कहा जाता था, स्लाव कहा जाता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो बाल्कन क्षेत्र था वो ओटोमन साम्राज्य के अधीन में था। बाल्कन क्षेत्र ओटोमन साम्राज्य के अधीन में था। और बाल्कन क्षेत्र में जो तनाव पनपा बाल्कन क्षेत्र में जो तनाव पनपा था, तनाव पनपने का कारण क्या था, रोमानी राष्ट्रवाद। बाल्कन क्षेत्र में तनाव पनपने का कारण क्या था, रोमानी राष्ट्रवाद था। नेक्स्ट है टूटी हुई बेड़ियां, मसाल, तलवार, उगता सूर्य किसका प्रतीक था। टूटी हुई बेड़ियां, मसाल, तलवार, उगता सूर्य किसका प्रतीक था, तो रूपक का प्रतीक था। टूटी हुई बेड़ियां, मसाल, तलवार, उगता सूर्य किसका प्रतीक था, तो रूपक का प्रतीक था। अब यहाँ देखते हैं काउंट कैमिलो दे काउर के बारे में। काउंट कैमिलो दे काउर, तो काउंट कैमिलो दे काउर कौन थे, सिरडेनिया पिडमोंट के शासक एमानुएल द्वितीय के प्रधानमंत्री थे, या तो मंत्री कह सकते हैं। तो काउंट कैमिलो दे काउर कौन थे, सार्डिनिया पिडमोंट के शासक विक्टर एमानुएल द्वितीय का मंत्री था, जिसने इटली के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। किसके एकीकरण के लिए, इटली के एकीकरण के लिए काउंट कैमिलो दे काउर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। एक स्टेटमेंट है जो याद रखना है, काफी अच्छा स्टेटमेंट है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। एक स्टेटमेंट कहा गया था मेटरनिक के द्वारा कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। यह स्टेटमेंट किसने कहा था, मेटरनिक ने कहा था। तो मेटरनिक का कथन था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। नेक्स्ट है निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। तो निरंकुशवाद का मतलब क्या होता है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासक वर्ग पर किसी प्रकार का अंकुश या नियंत्रण नहीं होता है, शासक वर्ग अपना मनमानी करने के लिए स्वतंत्र होता है, तो इसे कहा जाता है निरंकुशवाद। तो देखिए निरंकुशवाद क्या है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासक वर्ग पर किसी प्रकार का अंकुश या नियंत्रण नहीं होता, शासक वर्ग मनमानी करने को स्वतंत्र होता है, उसे निरंकुशवाद कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आने का बहुत ज्यादा चांस है। नेक्स्ट क्या है, कल्पनादर्श या यूटोपिया। तो कल्पनादर्श या यूटोपिया क्या है, तो कल्पनादर्श या यूटोपिया यानी कि एक ऐसे आदर्श की कल्पना करना, यानी सभी प्रकार के भेदभावों से मुक्त एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करना जिसे वास्तविकता में धरातल पर लाना संभव न हो, यानी कि सभी प्रकार से भेदभावों से मुक्त एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करना जिसे वास्तविकता में धरातल पर लाना संभव नहीं है, उसे कहा जाता है कल्पनादर्श या यूटोपिया। यानी सभी प्रकार के भेदभावों से मुक्त एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करने से वास्तव में धरातल पर लाना संभव न हो, उसे कहा जाता है कल्पनादर्श या यूटोपिया। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रवाद, काफी महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रवाद क्या है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता जब स्वयं को एक समान संस्कृति, इतिहास या धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी महसूस करती है तो उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। यानी जो कोई एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोग एक समान संस्कृति, एक समान इतिहास और एक समान धार्मिक मान्यता से जुड़ी हुई महसूस करती है तो उसे कहा जाता है राष्ट्रवाद। और दूसरे शब्दों में इसे कह सकते हैं कि किसी देश की सामूहिक पहचान को उस देश की राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो किसी देश की सामूहिक पहचान को राष्ट्रवाद कहा जाता है। नेक्स्ट है रूढ़िवाद। तो रूढ़िवाद का मतलब होता है आधुनिकता और परिवर्तन का विरोध करना। रूढ़िवाद का मतलब होता है आधुनिकता और जो परिवर्तन हो रहा है समाज में उसका विरोध करना, और पूरे परंपरा की जो पुराने परंपरा है उसको बनाए रखना, और पुराने परंपराओं यानी पुराने रीति रिवाजों को बनाए रखने पर जोर देना, ये होता है रूढ़िवादी। तो रूढ़िवादी है आधुनिकता एवं परिवर्तन का विरोध करने वाले लोग होते हैं और पुराने रीति रिवाजों को बनाए रखने में जोर देता है। नेक्स्ट है उदारवाद। उदारवाद का मतलब होता है कानून के समझ समानता। तो उदारवाद लोग वही थे जो कानून के समझ समानता चाहते थे और आम सहमति से बनी सरकार चाहते थे। तो कानून के समझ समानता, आम सहमति से बनी सरकार, तो इसको कहा जाता था उदारवाद कहा जाता था। तो उदारवाद का मतलब है कानून के समझ समानता, आम सहमति से बनी सरकार। तो इस तरह से इसको पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड हो चुका है, उसको भी देखिएगा। नहीं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।